अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां पर 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिससे जुड़ी तैयारियां इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले 21 नवंबर से 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान शुरू होगा, जिसमें अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 वैदिक आचार्य शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जो कि राम मंदिर के शिखर पर श्री राम ध्वज फहराएंगे। वहीं इस आयोजन के लिए अयोध्या में देश भर से श्रद्धालु, संत और खास मेहमान आने वाले। खबर ये है कि इसके कारण शहर के सभी होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं और होम स्टे पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। इस बार ये इतिहास रचा जाएगा इसी महीने की 25 तारीख को, जब नए नवेरे राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा श्री राम ध्वज। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा, जो रेशम के धागों से तैयार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार ऐसा आयोजन देश में पहली बार होगा, जब 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म और आस्था का प्रतीक ध्वज लहराया जाने वाला है। ये ध्वजारोहण समारोह कितना भव्य होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस समारोह के लिए करीब 8 से 10,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें साधु संत और खास हस्तियां शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारी अच्छी चल रही है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, डाक से भेजे गए हैं, बाई हैंड भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजी गई हैं, टेक्स्ट मैसेज दिए गए हैं, आजकल टेलीफोन से याद कराया जा रहा है। सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 24 नवंबर को आ जाएं, और सबके आवास व्यवस्थाएं हो रही हैं। बड़ी मात्रा में होम स्टे, धर्मशालाएं, आश्रम सबने अपने यहाँ निवास की अनुमति प्रदान की है। जगह जगह भोजनालय चलाएंगे। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण समारोह से जुड़े अनुष्ठान 21 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो प्रसिद्ध विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में कराए जाएंगे, और 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वज की स्थापना मंदिर के शिखर पर होगी। जो श्री राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर में जो केसरिया ध्वज फहराएगा, उस ध्वज में जो है कोविदार वृक्ष का जो चिन्ह रहेगा, जो भगवान सूर्य का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। कोविदार चिन्ह क्या है? कहा ये सूर्य कुल के धर्म ध्वज पर रहता है। यह विजयी, पराक्रम, ज्ञान, शक्ति, साहस का यह प्रतीक चिन्ह है। पूरे देश के लिए यह गौरव का विषय होगा, जो देश के सबसे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा धर्म ध्वज का जो है शिखर पर स्थापित होगा। बड़ा ही आनंद, संपूर्ण अयोध्यावासी बड़े ही उत्सुकता से, आनंद से इस दिन, इस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मठ मंदिरों में व्यापक तैयारियां चल रही है। ध्वजारोहण समारोह का मुख्य कार्यक्रम मंदिर परिसर में होने वाला है। ऐसे में इस कार्यक्रम में सिर्फ वही लोग शामिल हो पाएंगे जिनके पास विशेष कोड वाला निमंत्रण पत्र होगा। ये कोड ही मंदिर परिसर में प्रवेश का एकमात्र जरिया होगा। यहाँ तक कि आयोजन स्थल पर मोबाइल कैमरा या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि आम श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देख पाएं, इसके लिए मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाए जाने की तैयारी है। 25 नवंबर की भव्य तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम के मंदिर पे वो ध्वजा लहराने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, और इसी गेट नंबर 11 से जो है नरेंद्र मोदी का प्रस्थान होगा। उसको देखने के लिए उसकी साथ जो सजावट है वो पूरी की जा रही है, और यहीं पे वो क्यारी बनाई जा रही है, यहीं पे गमले रखे जाएंगे, यहीं पे लाइटिंग होगी, और इस लाइटिंग के अनुसार यहाँ पे जो पूरी सजावट है गेट की वो लगातार की जा रही है। और आप देख सकते हैं वो शिखर है, शिखर पे ही जो है
वो ध्वज फहरेगा। 25 नवंबर की ये शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, शहर के होटल्स, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और होम स्टे में बुकिंग तेज हो गई है। अयोध्या के होटल संचालकों के अनुसार 20 नवंबर से 30 नवंबर तक अयोध्या में एक भी कमरा खाली नहीं है, चाहे 2 या 3 सितारा होटल हो या फिर लग्जरी होम स्टे हो। जब से ये क्लियर हुआ कि ध्वजारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार होटल पे हमारी बुकिंग लगभग फुल हो चुकी हैं। 2 या 3 इन्वेंट्री हमारी अभी ऑन है, सारी इन्वेंट्री ऑफ हो चुकी है और लगभग भीड़ की वजह से तो फोन भी बाहर से बहुत आ रहे हैं कि हमें कमरे चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास कमरे उपलब्ध नहीं है। सर हमारे पास अभी तो जाने चलिए 20 तारीख से तो ओवर बुकिंग आ रही है और 21-30 तारीख तक तो फुल ही है हमारे पास, है अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी तो रूम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है। जी 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 31 तारीख तक तो बुकिंग है, आगे भी बुकिंग हमारे पास आ ही रही है। ऑनलाइन हमारा चलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो दोनों भी आ रहे हैं, तो ओवर फुल ही रहता है हमारा होटल। तो अयोध्या प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मिलकर पूरी राम नगरी को ही उत्सव के रंग में रंगने की योजना बनाई है, क्योंकि ध्वजारोहण समारोह का उत्सव न सिर्फ अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों के लिए भी ये दिन बहुत खास होने वाला है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस गीत की जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। हम बात करें राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, जिसकी 150वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस खास मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में से कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ और इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक खास डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। वंदे वंदे वंदे। वंदे मातरम का ये उद्घोष आज हर राज्य में सुनाई दिया, क्योंकि आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। लिहाजा पूरे देश में इस 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में जाने माने कलाकारों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इस सामूहिक गायन के बाद वो पल भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही रिमोट का बटन दबाकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया। वंदे मातरम के सम्मान में शुरू हुआ ये राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव अगले 1 साल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले इस गीत के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, देश की आत्मा की आवाज है। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाले इस महान गीत का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। महान उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन इस गीत की रचना की थी और 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। इसके हर स्वर में मातृभूमि की सुगंध और हर पंक्ति में आजादी का जज्बा था। यही वजह है कि ये गीत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आजादी के मतवालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिसके चलते अंग्रेजों ने वंदे मातरम गीत पर बैन लगा दिया था। देश को आजादी मिलने के बाद संविधान सभा को राष्ट्रगीत तय करना था, लिहाजा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत जनगण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाएगा, जिसके बाद वंदे मातरम को देश का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम न सिर्फ देश के प्रति गर्व, प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है, बल्कि ये कालजयी गीत आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की प्रेरणा को जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जादुई कुर्सी की। मंत्रासन नाम के रोबोटिक चेयर की वजह से डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर से सर्जरी कर पाएंगे। इस टेली रोबोटिक चेयर की वजह से बिना कहीं जाए दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन किया जा सकता है और ऐसे में दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली मुंबई जाना ज़रूरी नहीं होगा। इसके ज़रिए यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ENT, कार्डियो, थोरेसिक सर्जरी तक आसानी से की जा सकेगी, जो कि मेडिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति की तरह होगी। मसाज या रिक्लाइनर चेयर जैसी दिखने वाली ये कुर्सी डॉक्टरों की कल्पनाओं को पंख देती है। इस पर बैठने के बाद हजारों किलोमीटर दूर मरीज की भी जान वो किसी भी तरह की सर्जरी से बचा सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी सर्जन के लिए मरीज तक पहुंचना जरूरी नहीं रह जाता है। दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर में बैठे बैठे दूर दराज इलाकों में किसी भी तरह सर्जरी को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ तक ओपन हार्ट सर्जरी भी संभव है। एडवांस सर्जिकल रोबोटिक्स तकनीक पर काम करने वाली एक निजी कंपनी की तरफ से तैयार इस चेयर का नाम SSI मंत्रा है, जो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। दूर दराज बैठा कोई मरीज जिसके लिए बड़े शहर के बड़े अस्पताल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है और इस दूरी के चक्कर में कई बार वो मरीज अच्छे इलाज से वंचित रह जाता है। लेकिन इस समस्या का उपाय अब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। आज मेरे साथ डॉक्टर सुधीर हैं, जो कि MD एंड फाउंडर हैं SS इनोवेशन के, और एक ख़ास तरह की ये जो चेयर आप देख रहे हैं इसका नाम है मंत्रासना, और इसके ज़रिए डॉक्टर कहीं भी बैठकर, चाहे अपने घर पर, चाहे अपने हॉस्पिटल में या कहीं भी बैठकर, वो दूर दराज एक रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। उस इलाके में बाकायदा इसके लिए एक सेटअप किया जाएगा और डॉक्टर यहीं से बैठकर उस सर्जरी को अंजाम दे सकता है। ये जादुई कुर्सी अपने घर या क्लिनिक में बैठे सर्जन के लिए किसी कमांड सेंटर की तरह काम करती है, यानी एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर जो कंप्यूटर के जरिए कमांड देता है। मैग्नीफाइड तकनीक वाले 3D ग्लासेस पहनकर सर्जन रियल टाइम में पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है, जिससे मरीज से दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये जो चेयर है इसको हम लोग बोल रहे हैं मंत्रासन। ये ऑल्सो जो मंत्रा का सिस्टम है उसको ये बोला जाता है कि सर्जन कमांड सेंटर। तो इसेंशली
इस चेयर के अंदर सारी चीज़ें हैं। नीचे कंप्यूटर है, एक मैग्नेटिक ट्रांसमीटर है, हैंड कंट्रोल्स हैं जिसको मैं हिला करके रोबोटिक आर्म दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये वो हैंड कंट्रोल्स है। तो इसको ऐसे ऐसे करके मैं जहाँ रोबोटिक सिस्टम है दूर वहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं। फिर इसके नीचे फुट ट्रे है, सारे पैडल्स है और ग्लासेस पहन करके ये सारा ऑपरेशन यहीं बैठ करके कर सकते हैं। ये ग्लासेस जो हैं ये मैं पहनता हूँ, ये इसमें से तो इसमें मेरे को सारा जो ऑपरेटिंग रूम है मरीज के जो अंदर का है वो 3D में मुझे दिखाई देता है पूरा। सो इससे बहुत प्रिसाइज मैं यहाँ बैठ कर के कर सकता हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक हार्ट ऑपरेशन किया है दूर बैठ के मेरे घर से जयपुर 300 किलोमीटर्स अवे। तो बिल्कुल ना ये क्या करेगा कि ये जो एक्सपर्टीज़ है सर्जन की वो कहीं भी दी जा सकती है, सर्जन को जाना नहीं पड़े इधर उधर। टेली रोबोटिक सर्जरी को अंजाम देने वाली मंत्रासना नाम की ये चेयर पोर्टेबल भी है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। को देख करके मैं पूरा रोबोटिक आर्म्स और इंस्ट्रूमेंट यहाँ कंट्रोल करके ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये है कि ये जो चेयर है कि कहीं भी रखी जा सकती है। मैंने आपको बताया पहले कि मैं घर बैठ कर के एक हार्ट ऑपरेशन किया था 300 किलोमीटर्स अवे। तो ये चेयर डॉक्टर्स के ऑफिस में जा सकती है, घर में जा सकती है, क्लिनिक्स में जा सकती है। तो वहीं बैठ कर के डॉक्टर्स ऑपरेशन कर सकते हैं दूर जगह। तो इससे डॉक्टर अपनी जो एक्सपर्टीज़ है बहुत मरीजों को दे सकते हैं। किसी भी अस्पताल में मंत्रासना चेयर से जुड़ा सेटअप लगाना बेहद आसान है। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे सर्जरी के दौरान पेशेंट की रियल टाइम इमेज मिलती है और सिक्योर ट्रांसमिशन की वजह से मरीज की गोपनीयता भी बनी रहती है। जो सर्जन है उसको चेयर चाहिए। दूसरा, अस्पताल में हमारा मंत्र सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पूरी टीम होनी चाहिए। तो अगर किसी कारण से कुछ दूसरा करना पड़े तो पेशेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है और वो कनेक्टिविटी अभी हम लोग फाइबर ऑप्टिक से कर रहे हैं। बिल्कुल सिक्योर ट्रांसमिशन होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो बिल्कुल ये साइबर सिक्योर है और कोई इंटरप्शन नहीं है। और उसमें जो लेटेंसी होती है वो भी बहुत कम, करीब 30 या 35 मिली सेकेंड्स होती है और उससे बिल्कुल एकदम से रियल टाइम वहाँ पे मोशंस हो रहे हैं। जिस तरह सिस्टम सर्जन के पास होता है उसी तरह अस्पताल में भी सिस्टम लगाया जाता है। दोनों सिस्टम को सैटेलाइट के जरिए जोड़ा जाता है। टेली रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा दूर दराज के मरीजों को भी होता है। इसके अलावा रोबोटिक आर्म की वजह से सर्जरी के दौरान पारंपरिक तरीकों की तुलना में छोटा चीरे में ही काम चल जाता है, जिससे पेशेंट जल्द रिकवर हो जाता है, यानी वो सर्जरी में जटिलताओं के जोखिम से बच जाता है। सर यही बता रहे हैं कि जो एक समस्या थी कि आप कई बार एक्सपर्ट सर्जन तक नहीं पहुंच पाते थे, आप ऐसे इलाके में रहते हैं, उन पेशेंट के लिए एक बड़ी मददगार ये नई टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और अब खबर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से, जो कि टॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ही एक ऑन स्क्रीन हिट जोड़ी से जुड़ी है, जो रियल लाइफ में एक दूजे का हाथ थामने वाले हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जो साउथ इंडियन फिल्मों की सबसे चहेती जोड़ियों में से एक है। पिछले महीने ही दोनों ने सगाई की है और खबरों के मुताबिक अब बहुत ही जल्द दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। एक तरफ हैं अपनी एक्टिंग, क्यूटनेस और खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री में जलवा बिखेर रही, लोगों को दीवाना बना रही रश्मिका मंदाना, तो दूसरी ओर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का चार्मिंग चेहरा और हैंडसम एक्टर विजय देवरकोंडा। इन दोनों ही एक्टर्स के दरमियान रिश्तों की चर्चा पिछले महीने से खूब हो रही है, क्योंकि दोनों अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं। पिछले दिनों रश्मिका और विजय की सगाई की खबरों के बाद अब उनकी शादी की चर्चा तेज है। खबरें हैं कि टॉलीवुड की सबसे चहेती और हिट जोड़ियों में से एक ये जोड़ी
अब से 3 महीने बाद शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है। खबर है कि दोनों फरवरी 2026 में उदयपुर के किसी शाही महल में 7 फेरे लेंगे, वो भी उदयपुर राजस्थान के एक लग्जूरियस पैलेस में। हालांकि कपल ने अब तक न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, न ही बताया है कि शादी का वेन्यू क्या होगा। बताया तो ये भी गया कि दोनों ने हैदराबाद में पिछले महीने 3 अक्टूबर को सगाई की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्त मौजूद थे। रश्मिका और विजय की सगाई की चर्चा तब शुरू हुई जब रश्मिका ने अपने पेट डॉग ऑरा के साथ एक वीडियो शेयर किया। लोगों की नजर उनके हाथ में चमक रही हीरे की अंगूठी पर पड़ी। सभी को लगा यही उनकी सगाई की निशानी है। उसी समय विजय भी अपने परिवार संग आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई बाबा समाधि पर दर्शन करने गए थे, तो उनके हाथ में भी एक अंगूठी नजर आई। वैसे पिछले दिनों रश्मिका ने फिल्म थामा के प्रमोशन के दौरान काफी क्लियर हिंट भी दे दिया था कि उनकी विजय संग सगाई हो चुकी है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने मीडिया के सगाई वाले सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया और ये कहा, सबको इसके बारे में पता है। बस उनके इस जवाब के बाद लोगों को यकीन हो गया कि ये खुशखबरी सच में है। वहीं विजय की टीम ने ये भी कंफर्म किया कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का प्लान कर रहे हैं और अब शादी की उड़ती खबर के बाद से ही विजय और रश्मिका के चाहने वालों के बीच जश्न का माहौल है। फिलहाल तो आउटिंग और ट्रिप्स पर रश्मिका और विजय को कई बार साथ में देखा जा चुका है, तो अब हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामने की खबरों ने तो फैंस के बीच हलचल ही मचा दी है। वैसे दोनों के दरमियान रिश्तों की नजदीकियां साल 2018 से ही शुरू हो गई थी। उस साल गीता गोविंदम के फिल्म सेट पर रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों डियर कॉमरेड फिल्म में भी साथ नजर आए। दोनों ही फिल्मों में ऑडियंस ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था। यानी ऑन स्क्रीन हिट केमिस्ट्री के बाद दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी धीरे धीरे नजर आने लगी। कहा जाता है कि डियर कॉमरेड फिल्म में रश्मिका और विजय का ऑन स्क्रीन रिश्ता तो मजबूत दिखा ही, साथ ही टॉलीवुड के इस कपल का ऑफ स्क्रीन रोमांस भी इसी फिल्म के साथ शुरू भी हुआ। ऐसे में अगर अगले साल फरवरी में उदयपुर में शादी समारोह सच में होता है, तो ये साल 2026 में होने वाली शादियों में से एक होगी। तब उम्मीद कर सकते हैं कि रश्मिका और विजय की साउथ इंडियन जोड़ी और रीति रिवाज में राजस्थान की शाही भव्यता का भी तड़का खूब बिखरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।